हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इन नंबरों का वर्गीकरण या यूं है संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी हो चाहे एसएससी हो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन आता है? आपको एक प्रश्न दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन से क्रमागत संख्याएं हैं, या आपसे पूछ देगा कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी को समझने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग इस क्लास में देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि नंबरों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों बात हो रही है नंबर्स की। नंबर्स यानी संख्याएं। दोस्तों संख्याएं यानी नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं वास्तविक नंबर, जिनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर इंग्लिश में, और काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब हमारे सिलेबस में वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं तो है नहीं, तो हम काल्पनिक संख्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की यानी रियल नंबर्स की। तो यही आपके सिलेबस में है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? पहली होती है परिमेय संख्या, इंग्लिश में कहें तो रेशनल नंबर। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। इनको कहते हैं इनरेशनल नंबर। वैसे जो हमारी पहली क्लास हुई थी तो वहाँ पे हमने थोड़े इसके विषय में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पर चलेंगे और आपको कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ से मिलेगी, यानी आपको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहले होते हैं पूर्ण संख्या, पहली होती है पूर्णांक और दूसरी होती हैं भिन्न। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, पहली होती हैं पूर्णांक, दूसरी होती हैं भिन्न। और पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं धन पूर्णांक या कहें धनात्मक पूर्णांक, दूसरी होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यहां साथ साथ में इंग्लिश में बता देता हूं, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर और भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। हो सकता है कोई इंग्लिश वाला भी बंदा देख रहा हो, तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जो धन पूर्णांक है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला होता है पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर, और दूसरी होती है प्राकृतिक संख्या या यूं है नेचुरल नंबर। तो अभी तक तो हमने केवल क्लासिफिकेशन देखा, अभी इनको समझा नहीं है, तो अब चलते हैं वन बाय वन समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? मेरी जब पहली क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने इसको बताया था
लेकिन आज हम लोग दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इसके विषय में। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से स्टार्ट हों, और सभी प्लस की संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए अनंत तक चले जाइए, यानी इन्फिनिटी तक आप चले जाइए, तो ये सभी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन इसमें शर्त क्या होनी चाहिए, ये सभी संख्याएं प्लस की होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। तो अब अगर जो कहीं आपसे प्रश्न में पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो तुरंत आप देख के बता सकते हैं कि जैसे ही आप देखेंगे कि 0 से बड़ा होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा नंबर जो है वो प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो दोस्तों, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी ले लिया जाए, यानी 0 से स्टार्ट किया जाए, 0 1 2 3 ऐसे करते चले जाइए अनंत तक, तो जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो उन्हीं संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या हुआ, पूर्ण संख्याएं हो गई जब 0 से स्टार्ट की जाए संख्याएं, और प्राकृतिक संख्या क्या हो गई जब 1 से स्टार्ट की जाए, यानी 1 से स्टार्ट की जाए। तो अब बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो जब किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा हो तो वो संख्या कहलाती है धनात्मक इंटीजर यानी पॉजिटिव पूर्णांक। और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, जब किसी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हो तो उसको कहते हैं ऋणात्मक इंटीजर। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो दोस्तों, पूर्णांक के अंतर्गत क्या होता है कि सभी संख्याएं चाहे 0 में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, सभी संख्याएं होती हैं उनको कहते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। आपको पता है अगर जो हम 0 बीच में ले लेते हैं तो उसके राइट साइड में जब चलते हैं तो प्लस की संख्या मिलती है, तो इधर मिलेगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे आप चले जाएगा इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक चले जाइएगा। इसी प्रकार 0 से जब बाएं साइड में आएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे अनंत तक चले जाइए। तो इसमें प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं 0 सहित जब ले ली जाएँ तो उनको कहा जाता है इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या हो गए, जब प्लस माइनस की सभी संख्याएं 0 साथ में होना चाहिए तो भी सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। अब बात करते हैं भिन्न की। भिन्न क्या होता है, तो दोस्तों जब किसी संख्या को बटे के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो संख्या कहलाती है फॉर्म भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन क्या हो गया, जब किसी संख्या को बटे के फॉर्म में लिखा जा सके यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, यानी p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे लिखा है 7/2, ये बटे में संख्या लिखी है, तो ये कैसी संख्या है, ये एक फ्रैक्शन संख्या है यानी भिन्नात्मक संख्या है। तो मुझे उम्मीद है आप भिन्न भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों, इससे बहुत प्रश्न आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, सभी वास्तविक संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकें, सभी वास्तविक संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 2 लिख लीजिए, चाहे 3 लिख लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, ये सभी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ना 3/2, 4/5, तो ये सभी संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जो भिन्न के फॉर्म में लिखी जा सकें यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सके, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप इसमें से कोई भी संख्या उठाइए, आप उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे की संख्या 0 नहीं है। नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ये शर्त होती है। तो सभी संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं यानी वो रियल नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, या वे वास्तविक संख्याएं जिनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकें यानी भिन्न के रूप में लिख सकें, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार बात होती है अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वे सभी संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं जिनको हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कोई संख्या अंडर रूट में दी है, √7 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, तो ये सभी संख्या कैसी हैं, इसको हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये सभी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या तो हैं, मैंने बताया वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं। तो जो परिमेय संख्या होती हैं वे वो वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जिनको हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कोई संख्या अंडर रूट में दी है तो वो कैसी होती है, अपरिमेय संख्या है।
अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें एक प्लस की संख्या मिले, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे आप कहीं पर -3 की गुणा का वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे मिलता है प्लस का 9। तो -3 कैसी है? एक वास्तविक संख्या है। तो कोई भी संख्या चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें अगर जो रिजल्ट में मिलता है क्या, प्लस की संख्या, तो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अभी तक हमने बात की कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। हमने नीचे से ऊपर की तरफ बात की। अब एक बार ऊपर से नीचे की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपको पूरी तरह क्लियर होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? मैंने बताया वे सभी संख्याएं, चाहे कोई संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जिनका हम वर्ग करें और हमें एक प्लस की संख्या मिले, तो वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। मैंने परिमेय संख्या क्या बताया? मैंने कहा वो वास्तविक संख्या है। इसमें तो क्या था, इसमें सभी प्लस माइनस की संख्या ले ली गई थी, लेकिन इसमें क्या कहा गया, परिमेय संख्या में क्या कहा गया, वे वास्तविक संख्याएं जिनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकें, यानी जिनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि अगर जो हम अंडर रूट, जैसे आप कोई अंडर रूट में संख्या दी, जैसे अंडर रूट 3 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस का 3 मिलता है, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 3 मिलेगा। तो अंडर रूट भी एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? वे वास्तविक संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, चाहे वो अंडर रूट में हो या अंडर रूट में ना हो, तो वे सभी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। अब पूर्णांक मैंने क्या बताया, इसमें सब प्लस माइनस की सभी संख्याएं ले ली जाती हैं, तो वो कहलाती हैं पूर्णांक। भिन्न क्या बताया? भिन्न वे संख्याएं होती हैं जिनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से मैंने समझाया 7/2। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यानी वे संख्या जिनके सामने प्लस का चिन्ह लगाता है उनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और जिनके सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है उनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? मैंने बताया पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट की जाएं और प्लस में ले ली जाएं, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट की जाएं और प्लस में ले ली जाएं, चाहे कितनी भी संख्याएं ले ली जाएं प्लस की होनी चाहिए, तो वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं कि सम संख्या क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या क्या होता है। बात करते हैं सम संख्या। दोस्तों आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो हम बेसिक बातें कर रहे हैं। सम संख्या यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। बहुत से लोगों को सम संख्या पता होगा। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से कट जाएं यानी 2 से जिनमें भाग चला जाए, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सभी संख्या कैसी हैं? ये सभी संख्याएं सम संख्याएं। अब अगली बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से ना कटें, 2 से ना कटें, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आप देखिए 1 जो होगा ये भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 3 चला जाएगा, नहीं जाएगा। 5 जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। 7 जाएगा, नहीं जाएगा। 9 जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, जब आपको कहीं सवाल में आपसे पूछे कि क्रमागत 4 सम संख्याओं का योग इतना है या 4 विषम संख्याओं का योग कितना है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप मानेंगे वहाँ पर सम संख्या विषम संख्या। तो सम संख्या कैसे मानेंगे? अगर जो आप कहीं पर 3 आपको सम संख्या मानने पड़ जाएं, यानी आप अगर 3 कहीं पर क्रमागत 3 सम संख्या मान रहे हैं आप, तो कौन कौन सी संख्या मानेंगे? पहली संख्या तो आप मानेंगे x, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? अगली संख्या हो जाएगी x + 2। अगर वो पहली संख्या x मान रहे हैं, सॉरी, तो अगली संख्या हो जाएगी x + 1,
और उसके अगली संख्या हो जाएगी x+3। यानी पहली संख्या x, अगर 3 सम संख्याएं आपको मानना पड़ जाए, क्योंकि इससे बेस्ड आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बात करना इसके विषय में जरूरी है। अगर जो आपको कहीं किसी प्रश्न में 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग आपसे कह दे, तो वहाँ पर आपको सम संख्या मानना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर आप पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी मानेंगे x+1, अगली मानेंगे x+3। इसी प्रकार अगर 4 संख्या माननी पड़ जाए तो x+5। इसी प्रकार अगर जो 6 संख्याएं माननी पड़ जाए तो x+7। इस प्रकार से आप मानेंगे सम संख्याओं को। अगर यहीं पर कहीं विषम संख्या आपको माननी पड़ जाए तो आप पहली संख्या कौन मान लेंगे? पहली संख्या अगर आप x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी x+2। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? अगली संख्या हो जाएगी x+4। उसके आगे की संख्या कौन हो जाएगी? x+6। तो इस प्रकार से आप विषम संख्या मानेंगे, और ऊपर वाला जो मैंने बताया ये मानेंगे आप सम संख्या। इसमें जब x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। जब आप सम संख्या मानेंगे तो आप क्या मानेंगे? सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई। जब आप सम संख्या, दोबारा समझ लीजिए, जब आपको कहीं पर सम संख्या मानना हो, क्योंकि इससे बेस क्वेश्चन आने वाले हैं, जब कहीं पर आप सम संख्या मानेंगे तो पहली सम संख्या मानेंगे 2x, अगली जो संख्या मानेंगे तो उसको मानेंगे 2x+2, अगली जो सम संख्या होगी वो होगी 2x+4, अगली जो सम संख्या होगी वो होगी 2x+6। इस प्रकार से आप सम संख्या मानेंगे। ऊपर पहले थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए दोस्तों सॉरी। उसको किस प्रकार से मानेंगे? आप मानेंगे 2x पहली मानेंगे, दूसरी मानेंगे 2x+2, अगली मानेंगे 2x+4, अगली मानेंगे 2x+6। लेकिन जब विषम संख्या मानेंगे तो पहली संख्या मानेंगे x, अगली संख्या मानेंगे x+2, उसके आगे संख्या मानेंगे x+4। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा 1, अगली संख्या मिल जाएगी 3, अगली संख्या मिल जाएगी 5, अगली संख्या मिल जाएगी 7। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये सब विषम संख्याएँ हैं। और इसमें जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा। तो यानी क्रम में विषम संख्याएं मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप जब क्रम में संख्याएं मानेंगे तो इसी प्रकार से मानेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जब 2x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे पहली संख्या 2 हो जाएगी। इसमें जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 8 मिल जाएगा। अगली संख्या जब मानेंगे तो 2x+8 मानेंगे। तो आप सम संख्या विषम संख्या किस प्रकार से मानेंगे? विषम संख्याएं x, x+2, x+4, x+6 मानेंगे, और सम संख्या क्या मानेंगे? 2x+2x+2, 2x+4, 2x+6। इसके अलावा अब बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याओं की, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी जब पहली क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं और उसका काफ़ी इस्तेमाल भी होता है। तो क्रमागत संख्या वे संख्या हैं जिनके 2 संख्याओं के बीच में 1 का अंतर हो। कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको पता तो होगा ये सभी संख्याएं क्रमागत संख्या, लेकिन आपसे कोई डिफिनीशन पूछ लेता तो आपको पता नहीं था। तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसकी डिफिनीशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या जिनके 2 संख्याओं के बीच 1 का अंतर हो। आप देखेंगे सभी संख्याओं के बीच एक ही 1 का अंतर है। तो वे सभी संख्याएं जिनके बीच 1 का अंतर हो, वे सभी संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती हैं। आप देखेंगे 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्या क्रमागत संख्या नहीं, ये तो सम संख्या। इनके बीच में अंतर देखेंगे 2 का अंतर आ रहा है। तो जब अंतर 1 का आएगा तो वो सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। दोस्तों, नंबर से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आज वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक बातें होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अभाज्य संख्या यानी इनको कहते हैं प्राइम नंबर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप से कटें, यानी जिसको हम किसी दूसरी संख्या से भाग न दे पाएँ, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आप देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद हो गया 29,
फिर 31, फिर हो गया 37, फिर 41, फिर 47। तो ये मैंने 50 तक क्रमागत संख्याएं 50 तक मैंने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर लिख दिए। तो प्रश्न क्या पूछता है? पहला तो प्रश्न यही आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या से ना भाग किया जा सके, केवल वो अपने आप से भाग जाए, तो वो संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। दूसरा प्रश्न क्या आता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख के काउंट करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट को याद रख सकते हैं। कितनी होती है? 15। आप चाहें तो ऊपर काउंट कर सकते हैं, मैंने लिख भी दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कौन सी छूट गई है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 29 31 37 41। हाँ, एक संख्या छूट गई 43। तो इन सभी को जब काउंट करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 15। यानी 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? इनके नंबर होता है 15। आगे पूछता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनको जब लिखकर आप काउंट करेंगे तो वहाँ पर टोटल मिल जाएंगी आपको 25। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये होती है 15। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो इनकी संख्या होती है 25। अगला पॉइंट आता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या यानी कंपाउंड नंबर। दोस्तों कंपाउंड नंबर क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकें। अधिक गुणनखंड किए जा सकें वे संख्याएं कहलाती हैं कंपाउंड नंबर यानी यौगिक संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे हो गया 6। 6 कैसी है? 6 एक यौगिक संख्या। कैसे? 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 1, या कहें 1 × 2 × 3, यानी इसमें 3 गुणनखंड होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये संख्या कैसी? ये एक कंपाउंड नंबर है। इसी की जगह पे अगर जो आप कहीं पे लिखें 2, तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे? 2 का कोई गुणनखंड ही नहीं होगा। 2 × 1 ही गुणनखंड हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कितने बना सकते हैं? एक इसको लेके बना सकते हैं, एक इसको लेके बना सकते हैं, एक इसको लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गुणनखंड बन सकते हैं, लेकिन 2 में हमें कितना? एक ही गुणनखंड बनना है। तो ये एक कंपाउंड नंबर नहीं होगी, यानी यौगिक संख्या नहीं होगी। तो यौगिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सकें। अब अगली बात करते हैं। हमने अभाज्य संख्या देखा, अब हम पढ़ने वाले हैं सह-अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहें तो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें हमें कॉमन 1 के अलावा कोई संख्या ना मिले, यानी जिन 2 संख्याओं में हमें केवल कॉमन क्या दिखे? 1 दिखे केवल कॉमन, वे सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण से समझते हैं, यानी एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? जैसे आप देखेंगे 2 और 3, इसमें आपको कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है? इसमें केवल कॉमन एक ही संख्या मिलेगी। कैसे? केवल हम 1 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। इसी प्रकार 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1। तो इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है? हमें कॉमन केवल 1 मिल रहा है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें हमें कॉमन केवल एक संख्या मिले, कौन सी? 1, तो वो संख्याएं कहलाती हैं सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो अगर जो आपको कहीं पे 4 विकल्प दे दिया जाए, जैसे आपको 2, 3 दे दिया जाए, 4, 5 दे दिया जाए, 6, 8 दे दिया जाए और 4, 3 दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्या को दर्शाता है, तो इसमें आप कौन सा बताएंगे सही? इसमें आप देखेंगे तो इसमें 1 मिल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी कॉमन 1 ही मिल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें तो कॉमन 2 मिलेगा, उसके अलावा 1 मिलेगा, और इसमें देखेंगे तो इसमें भी 1 मिल रहा है। तो इसको छोड़कर बाकी जितने भी पेयर आपको दिए गए, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, ये सभी जो पेयर हैं ये को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। जबकि
पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा क्या है? तीसरे में आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। कैसे? जब आप 6 को खोलेंगे तो आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1। 8 को खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो यहाँ पे आपको पेयर कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो आपको 2 का पेयर मिल जा रहा है, यहाँ पे एक 3 का पेयर मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको 1 का पेयर मिल जा रहा है। यानी यहाँ पे आपको कई पेयर मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉमन देखा जाए तो कॉमन आपको कौन क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको पहली बात तो 2 कॉमन मिल जाएगा। कैसे? 6 में आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 6 और 8 में 2 कॉमन मिल सकता है। इसके अलावा 1 कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से अधिक संख्या मिल रही है कॉमन। तो ये हमारा को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। मैंने क्या बताया? सहअभाज्य संख्या वही होती हैं को प्राइम नंबर जिनमें हमें केवल 1 कॉमन मिलता है। तो ये संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। अब डाल लीजिए आप नोट में 1-2 बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि 1 जो होता है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है, 1 जो होता है ये ना अभाज्य है और ना ही यौगिक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए 1 क्या है? तो 1 ना तो एक अभाज्य संख्या है ना एक यौगिक संख्या है। हाँ, इसको प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन यौगिक नंबर नहीं है एक, ना ही एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि 1 ना तो अभाज्य है और ना ही यौगिक संख्या है। दूसरा पॉइंट क्या है? जब आप अभाज्य संख्याएं देखेंगे यानी अभाज्य संख्याएं देखेंगे, प्राइम नंबर काउंट करेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था वो सभी नंबर जो केवल अपने आप से भाग जाएं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे सभी मिलेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्या होंगे। लेकिन जो 2 होगा यही एक ऐसा अभाज्य नंबर है जो सम होता है। मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7। आप ऐसे देखिए तो आप कितने भी ले सकते हैं। तो इसमें आप सभी देखेंगे केवल पहला अंक अगर जो छोड़ दें, 2 को छोड़ दें तो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होगी। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने आप कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। दूसरी बात, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, लेकिन 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न ये पूछता है कि बताइए अभाज्य संख्याओं में कितनी सम अभाज्य संख्या होती है? तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है 2। 2 केवल एक ऐसी सम अभाज्य संख्या होती है, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं होती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगला जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर जो हम 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको अगर जो हम 2 बार लिख दें, 2 अंकों की संख्या है उसको हम 2 बार लिख लें। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा 24, तो 24 को हम अगर लिख दें 2 बार, 24 24, तो ये क्या होगा? 2424 हो गया। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है उसको हम 2 बार लिख दें तो वो हमेशा 101 से कटेगी। ये कन्फर्म है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि जब हम किसी संख्या को 2 बार लिखते हैं तो वो हमेशा संख्या 101 से कटेगी। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है, ये सभी रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है कि अगर जो हम किसी एक नंबर को 6 बार लिख दें, एग्जाम्पल से समझाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। अगर जो हम किसी नंबर को 6 बार लिख दें, जैसे हम लिख देते हैं 3 को 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये मैंने देखा कि 3 को मैंने 6 बार लिख दिया। तो जब हम किसी नंबर को 6 बार लिख दें तो वो नंबर हमेशा 7, 11, 13 और 37 से पूरा कटेगा। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पहली छोटी संख्या से चेक कर लीजिए, बाकी आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं या भाग से चेक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप 7 को चेक करेंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना? 5 हो गया 53, 7 7 49, बचा 4, यहाँ पे हो गया 43, 7 6 42, बचा 1 हो गया 12, 7 1 7, बचा 6 हो गया 63, 7 9 63। तो आप देखेंगे पूरी संख्या कट रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ, जब किसी हम नंबर को 6 बार लिख देते हैं तो वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 और 37 से कटेगी। ये 100% कन्फर्म है। तो ये अगला पॉइंट है। अब जो अगला पॉइंट है, तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कुछ फार्मूलों पर बेस। ये फार्मूले हैं जो अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में यूज हो जाते हैं, किसी क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है कि अगर जो क्रम से दी गई प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछता है 1 2
3 ऐसे आपसे n तक की संख्याओं को योग पूछता है तो उसके लिए जो फार्मूला लगता है वो होता है n+1/2। ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं। अगला जो फार्मूला है वो क्या है कि अगर जो आपसे यहीं पे स्क्वायर का योग पूछे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे आपको n तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला लगता है वो है n+1 टू n+1/6। इसी प्रकार अगला जो फार्मूला है वो अगर जो आपको कहीं इस क्यूब पूछ ले, अभी तो हमने पहले देखा डायरेक्ट ऐसे नंबर पूछ रहा था कि सभी का योग, फिर मैंने देखा कि स्क्वायर के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। अब हम देखेंगे क्यूब के लिए कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे आपको n तक के क्यूब का योग पूछे तो उसके लिए जो फार्मूला लगता है उसमें आपको करना क्या है, जो आपका ऊपर वाला फार्मूला था क्या था n+1/2, केवल आपको उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये फार्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा कि क्यूब n तक की क्यूब जो संख्याएं हैं उनके योग का फार्मूला, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे आपको n तक की संख्या दी गई हैं उनका क्यूब दिया गया है और उनको आपको जोड़ के आंसर बताना है। तो उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगला जो फार्मूला है उसमें अगर जो आपको n तक की विषम संख्याओं का योग पूछे, m तक की आपको विषम संख्याएं दे दी जाएं, कैसे आपको 1 दे दिया जाए, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यानी 1, 3, 5, 7, ऐसे आपको कहाँ तक की संख्या दी जाए, n तक दे दी जाए और आपसे इनका योग पूछे। तो मैंने बताया यहाँ पर ये संख्याएं सभी कैसी हैं, विषम संख्याएं। तो जो विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो वहाँ पर जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है n², जहाँ n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। n की जगह पे आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जहाँ तक की संख्याओं का योग पूछे वहाँ पर जैसे आपसे कह दे, अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा इसको, तभी आपको समझ में आएगा। अगला जो फार्मूला है वो क्या है कि n तक की अगर जो आपसे सम संख्याओं का योग पूछे, कैसे, जैसे आपको 2 दे दे पहली संख्या, दूसरी दे दे 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे आपको n तक संख्या दे दे, फिर आपसे कहे कि इनका योग बताओ, ये इनका योग बताओ, तो इसके लिए जो फार्मूला लगता है वो लगता है n+1, ये रहता है फार्मूला। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 फार्मूले आपको बताए। ये डायरेक्ट आप फार्मूले याद रख सकते हैं, चाहे तो आप अगर जो आपने इंटर में की मैथ पढ़ी होगी तो वहाँ कैसे इनका डेरिवेशन भी है, फिलहाल आपको उस पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए कि ये फार्मूले आपको याद रखना है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक बात बता देता है। तो वैसे जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम इनको कैसे अप्लाई करना उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 डट डट करते हुए n तक जाया गया है। तो अगर जो आपसे कहीं पे पूछ दे, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको दे दे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे आपको दे दे कहाँ तक, 10 तक संख्याएं, और आपसे कहे कि इन सभी संख्याओं का योग बताओ कितना है। तो इसके लिए आपको देख रहे हैं कि आप क्रम में दी गई कैसी संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग पूछ रहा है। तो इसके लिए आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे n+1/2। n क्या है, n है इसमें संख्या कितनी है, संख्याओं का नंबर। तो इसमें कितनी संख्या है, 10 तक की संख्या दी गई, तो इसमें 10 संख्या है टोटल। तो n की जगह पे क्या रख देंगे, n की जगह पे रख देंगे 10, तो 10 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे 2 पंचे 5 बार चला गया, ये हो गया 5, अंदर कितना हो गया 11, तो 11 × 5 = 55। एक मिनट आपको दिखाने में दोबारा इसको समझा देता हूँ। 11 × 5 = 55। मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या समझाया कि यहाँ पर मैंने ये संख्याएं मान ली कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 तक की संख्याओं का योग दिया है और इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं का योग बताइए। तो या तो आप एक एक संख्या को जोड़ें या आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला, n+1/2, और n क्या होता है, n होता है कि कितनी बार संख्याएं आ रही हैं। तो इसमें 10 संख्याएं आ रही हैं तो n की जगह पे रख देंगे 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, फिर n की जगह 10, तो 10 + 10 + 1/2। तो इसमें इसको जब हल करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 5 बार कट गया, अब अंदर हो गया 11, तो वही मैंने किया 5 × 11, तो 11 × 5 = 55। तो यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर जो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 55। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन है कि कैसे इनको यूज़ करेंगे। इसी प्रकार अगर जो आपको कहीं के स्क्वायर दे दे, मान लिया आपको 10 तक के स्क्वायर दे दे आपसे पूछे, तो वहाँ पे n की जगह पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, क्योंकि 10 तक का स्क्वायर पूछ रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा
इसी प्रकार अगर जो कहीं पे आपको क्यूब दे दे तो आपके कितनी संख्याओं का क्यूब निकालने हैं, तो वहाँ पर क्यूब की जगह वाला फार्मूला लगा के वहाँ पे जैसे आपको 10 तक की संख्या दे दे उसका क्यूब आपसे पूछ ले, तो n की जगह पे 10 रखेंगे इस फार्मूले में तो आपको क्यूब का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्रमागत संख्याओं के योग का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर जो आपको विषम संख्या दे दे तो उसके लिए ये अप्लाई करेंगे फार्मूला, और अगर जो आपको सम संख्या दे दे तो उसके लिए आप नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने पहली चीज़ सीखी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, उसके बाद हमने सीखा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इसके अलावा प्रोग्रेसिव नंबर हमने सीखा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी जो मैंने नोट में लिखा है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, यानी युग है हम शेषफल पर में पढ़ने वाले हैं। शेषफल पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो रिमाइंडर होता है जिसको हम शेषफल कहते हैं, उस पर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उनका हम अभ्यास करेंगे। वैसे तो हम बेसिक प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं पहली क्लास में, लेकिन हम लोग काफ़ी डिटेल में अगली क्लास में कवर करेंगे इसको। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर नई क्लास के साथ अगले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।